अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एजे एजुकेशन नेटवर्क। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताए थे। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रो सेक्शन और मैक्रो सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो सेक्शन में आपका सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, शेड्यूल की हेल्प से समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यह है, शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऐसा लॉ है जो कि ये बताता है कि इंसान की यूटिलिटी यानी जो वो फ़ायदा हासिल करता है किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, वो क्या होने लगती है, डिमिनाइश होने लगती है, मीन्स कम होने लगती है अगर हम इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। तो यानी अगर मैं तो खाने की चीज़ या इस्तेमाल करने की चीज़ कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, तो पहले के मुकाबले में हमें हर आगे आने वाले यूनिट्स में ये यूटिलिटी हासिल होती है, वो पहले के मुकाबले में कम होती है। इसके अंदर सिर्फ ये बताते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मार्जिनल जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स डिमिनाइश एज unit as in an individual consumes more units of a good। जैसे जैसे वो ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल होते चले जाते हैं तो उसकी जो है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। कंजम्पशन बढ़ती रहती है तो यूटिलिटी कम होने लगती है। इन अदर वर्ड्स, एज अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स, द एक्स्ट्रा यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दैट ही ड्राइव्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द गुड गोज ऑन फॉलिंग। मार्शल ये कहता है कि हर आने वाला एडिशनल बेनिफिट जो कि पर्सन हासिल करता है किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, और वो क्या होने लगता है, डिमिनाइश होने लगता है एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज़। शेड्यूल में आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे कप ऑफ टी है, पहला है तो यूटिलिटी 12 है, दूसरे में क्या है, टोटल यूटिलिटी 22 है। इसका मतलब यह है कि पहले के मुकाबले पहले में 12 यूटिलिटी थी, अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 10 है, यानी पहले के मुकाबले में क्या है, कम यूटिलिटी हमें हासिल हुई। थर्ड में 8 हो गई और भी कम हो गई, फोर्थ में 6 हो गई और भी कम हो गई। यानी इजाफा तो हो रहा है लेकिन कम रेट से इजाफा हो रहा है। और इस इजाफे को हम प्लस करते चले जाते हैं, 12 और 10 22 हो जाएंगे, 22 और फिर 8 30 हो जाएंगे, 8 और 30 प्लस 36 हो जाएंगे। इसी तरह फिर 44 मिला के 40 हो जाएंगे, 1 मिला के 41 हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि माइनस में चले जाएगा। जब माइनस में चले जाएगा तो आपका जो है वो 41 से फिर 39 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी शुरू हो गई, वापस डिक्रीज होना जो है वो डिक्रीज होते होते वो क्या हो गई, माइनस में चली गई। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। शेड्यूल की मदद से हम लोगों ने इसको समझा। अब इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। डायग्राम में आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यूनिट्स पे लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या हुआ था, टोटल यूटिलिटी यहाँ तक बढ़ी थी 41 तक, और उसके बाद में माइनस आने शुरू हो गई थी। ठीक है, और जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो शुरू से क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। तो टोटल यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह का कर्व बनेगा। तो जैसे पहले पे क्या थी, 12 है, दूसरे पे क्या है, तकरीबन यहाँ से इसको मिलाते हैं तो वो टोटल यूटिलिटी क्या है, 22 है। ठीक है, टोटल तो बढ़ती चली जा रही है लेकिन वो भी एक वक्त आएगा कि वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये आपके यूनिट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर, ये जो अब यूनिट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इनकी क्या है, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो एक वक्त है कि वो उस वक्त तक तो वो क्या है, ये आपकी क्या है, ज़ीरो है यूटिलिटी। तो अब एक वक्त है कि आपकी यूटिलिटी 15 है, फिर दूसरे में जो है वो और कम हो जाएगी, तीसरे में और कम हो जाएगी, इस तरह होते होते वो एक वक्त आएगा कि वो ज़ीरो पे और फिर वो माइनस पे जाना शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमने शेड्यूल में देखा तो वो माइनस में जानी शुरू हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस तरह से डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक मार्जिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मार्शल जो एक इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में क्या कहता है। मार्शल ये कहता है कि इकोनॉमिक्स एक इंसान की ऐसी स्टडी है जिसका कि ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी से होता है, इंसान की ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ से होता है। यानी एक तो होता है कि लाइफ, इंसान ज़िंदा रहना, खाना पीना पहनना ओढ़ना। ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, यानी जिस चीज़ की इंसान को नीड है, ज़रूरत है, उससे रिलेटेड क्या है,
स्टडी करना क्या है, इकोनॉमिक्स है। इट स्टडीज दैट पोर्शन ऑफ द पर्सनल एंड सोशल एक्टिविटीज़, यानी इसने एक तरह से ये कह दिया कि किसी इंसान पर्सनल और सोशल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, स्टडी करता है इसमें, विच आर ऑलरेडी क्लोजली रिलेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, रिलेटेड वेलफेयर एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यानी उसके अंदर इंसान के वो रिसोर्सेज भी शामिल हो जाएंगे जिसका के ताल्लुक प्योरली उस इंसान की अपनी ज़ात से है, और उसके अलावा वेलफेयर और जो वो है क्या है, दूसरों के लिए भी फ़ायदे के लिए चीज़ है। तो ये मार्शल की डेफिनेशन है, सिंपल सी। अब उसके क्या पूछे, मेरिट्स और डीमेरिट्स आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। मेरिट्स ये है कि मार्शल की डेफिनेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव है, जो कि बताती है जो कि क्या है, आदम स्मिथ के मुकाबले में एक जो है वो ज़्यादा उसकी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, आसान है। क्यों, उसने कह दिया कि भाई इंसान की जो ज़रूरियात है ना, उससे रिलेटेड हर चीज़ जो है ना वो इकोनॉमिक्स है। इसी तरह सेकंड मेरिट ये है स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हम इसके अंदर ह्यूमन लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडीज द ह्यूमन लाइफ, सो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट विच इज ह्यूमन लाइफ। नंबर थ्री, इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की भी इम्पोर्टेंस है कि जहाँ पे अर्निंग कंजम्पशन पे फोकस किया गया है। ठीक है, एक माशरे में लोग किस तरह से अर्न कर रहे हैं और उसको अपने ऊपर किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ वेलफेयर भी है, कि इसके अंदर ना सिर्फ इंडिविजुअल अपने आप को देख रहा है बल्कि एक सोसाइटी को वेलफेयर के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस दिस डेफिनेशन क्लस्टर अराउंड द वेलफेयर। तो ये तो हो गए चार किस्म के मेरिट। डीमेरिट्स क्या हैं, कि नैरो स्केप, जो कि दूसरे इकोनॉमिस्ट उसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज कंसर्न ओनली विद दोज activities which promote only material welfare, and it has unnecessarily narrowed the scope of economics। जो जिसमें कि मतलब इसमें कह रहा है कि सिर्फ इंसान की अपनी मटेरियल ज़ाती ज़रूरियात, मटेरियल वेलफेयर पे जोर दिया गया है, और जो है वो उसको एक ज़रूरी गैर ज़रूरी तौर पे क्या कर दिया गया, इकोनॉमिक्स की एक फील्ड बना दिया गया है। तो एक ये नैरो स्केप है। नंबर टू क्या है कि नॉन मटेरियल सर्विसेज, it ignores the non-material services like the services of teacher, which has an important contribution of economic welfare। यानी इसके अंदर इकोनॉमिक वेलफेयर को जो है वो इग्नोर किया गया और मटेरियल वेलफेयर पे जोर दिया गया। मटेरियल वेलफेयर यानी इंसान की अपनी ज़ाती ज़रूरियात, और जो है इकोनॉमिक वेलफेयर पे जोर नहीं दिया गया। तो ये इसका एक ये भी ड्रॉबैक है। नंबर थ्री, सोसाइटी इज़ डिस्कस ओनली, इसके अंदर सोसाइटी को सिर्फ डिस्कस किया गया है, तो डील विद द पर्सन लिविंग इन द सोसाइटी, इट इग्नोर्स अदर हु मे ऑल्सो हैव एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी दूसरी सोसाइटी को जो है इग्नोर किया गया है कि जहाँ पे इकोनॉमिक दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी इसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखा गया। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर डिफर्स, वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को एक डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है। देर इज नो unanimity about the concept of welfare. Ideas about welfare vary from time to time, place to place and person to person। तो वेलफेयर जो है वो टाइम के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसमें जो है वो कह रहे हैं कि वेलफेयर की कॉन्सेप्ट को एक खास डायरेक्शन नहीं दी गई है, और एक जो है वो ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर डिफर्स है। ठीक है, तो एक अलग नाम दिया गया है। नंबर थ्री है क्वेश्चन के स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो डिफाइन इट्स अजम्पशन। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसे कि हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा लॉ है जो कि प्राइस और डिमांड के दरमियान रिलेशन को बताता है। अदर देन प्राइस भी आपकी डिमांड चेंज हो सकती है, लेकिन उसको हम क्वांटिटी डिमांड जो है वो से थोड़ा सा डिफर करेंगे उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस की प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो रिलेशन है उसको डिफाइन करता है लॉ ऑफ डिमांड। इट स्टेट दैट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। जैसे कि मैंने बताया कि वैसे तो डिमांड मार्केट में चेंज हो सकती है अदर देन प्राइस की वजह से भी,
लेकिन अदर देन प्राइस अगर कोई डिमांड चेंज होती है तो वो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर नहीं आएगी, जबकि लॉ ऑफ डिमांड तो सिर्फ यही बता रहा है कि प्राइस की वजह से जो है वो क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इट स्टेट दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस। जैसे जैसे कह रहे हैं प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे वाइस वर्सा, और जैसे प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। वाइल अदर फैक्टर्स आर एट कांस्टेंट, जबकि दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट हो, यानी कि कस्टमर की आमदनी चेंज ना हो, जो जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड की बात हो रही है वो आपकी ज़रूरत की चीज़ ना हो, या जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है वो उसके अंदर जो है वो उसका कोई फैशन ना हो, तो वहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जो है उसके अंदर क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि प्राइस ए प्रोडक्ट की दी हुई है 10 रुपये है, 15 क्वांटिटी डिमांड लोग कर रहे हैं, 15 हो गई तो 10 हो गई, यानी लोग कम करना शुरू हो गए, 20 हो गए तो लोग क्वांटिटी डिमांड और कम हो गई। ये चीज़ है, इस तरह जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली गई डिमांड कम होती चली गई, तो देर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम दैट इज डिस्क्राइब बाय लॉ ऑफ डिमांड। एक एग्जाम्पल शेड्यूल से समझाया हुआ है, अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ पे प्राइस गिवन है, इधर क्वांटिटी डिमांड गिवन है। जैसे कि प्राइस आपके 2 रुपये है, सॉरी 30 रुपये है, तो क्वांटिटी में 2 यूनिट है। प्राइस कम हो गई अगर 25, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। फिर 20 हो गई तो डिमांड और बढ़ गई, 15 हो गई तो डिमांड और बढ़ गई, 10 हो गई तो डिमांड और बढ़ गई। जहाँ पे प्राइस सबसे कम है वहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा है। ये आपकी क्वांटिटी डिमांड को शो कर रहा है, ये प्राइस को शो कर रहा है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा बड़ा कर्व बनेगा, डिमांड लाइन बनेगी, सॉरी। तो अब द अबव schedule and diagram shows that the price decreases, the quantity demand increases। प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अजम्पशन मैंने बताया था कि जिन पे लॉ अप्लाई, मतलब कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो उसकी इनकम कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो तब ये लॉ अप्लाई होगा। कुछ अर्से तक के लिए तो हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर की इनकम तो कांस्टेंट नहीं रहेगी मार्केट में। assumption that preferences of consumer remain same। इसी तरह जो है वो प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो सेम रहे, अगर उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं तो वहाँ पे जो है वो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। यानी उस चीज़ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जो चीज़ मार्केट में सेल हो रही है उसकी परचेजिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो ये फिर इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह कंसिडर दैट द फैशन डज नॉट शो एनी चेंजेस। इसी तरह फिर फैशन जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इफ फैशन चेंजेस देन पीपल वुड नॉट परचेज द प्रोडक्ट दैट आर आउट ऑफ फैशन। आउट ऑफ फैशन अगर चीज़ सस्ते में भी सेल हो रही होगी, आधी प्राइस में भी सेल हो रही होगी, तो मार्केट में तो उसको लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि टोटली वो डिपेंड करी फैशन के ऊपर। अज्यूम दैट देयर इज वुड बी नो चेंज इन द एज स्ट्रक्चर साइज एंड रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं होगा एज स्ट्रक्चर साइज या रेशियो में और पॉपुलेशन में, अगर यानी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, अगर कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे ये भी देखा जाए तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक तरह से एक फर्जी है, क्योंकि कुछ अरसे तक के लिए तो पॉपुलेशन को रोका जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली चीज़ है। अवॉइड एनी टाइप ऑफ चेंज फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विच रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह फिजिकल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई की गई है तो वो विच रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को इफेक्ट करने के इफेक्ट को वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, डिमांड को चेंज कर रहे हैं, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, यानी ये अजम्पशंस है, ये कंडीशन होनी चाहिए तो फिर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका, उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम क्या है, सालाना एक कंट्री को हासिल होने वाली आमदनी। अब ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से मालूम कर रही है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था
कि इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे। IIA के वो प्रॉफिट के ज़रिए मालूम कर रही है, या ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुई है कंट्री के अंदर उसके ज़रिए मालूम कर रही है, या एक्सपेंडिचर मेथड मालूम किया जा रहा है। तो नेशनल इनकम है क्या? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, जो कि 1 ईयर तक का होता है। इट इज़ द टोटल फैक्टर ऑफ इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कैपिटल, लैंड एंड इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ अ नेशन। इसी तरह लैंड, लेबर कैपिटल वगैरह जो नेशन को हासिल हो रही है, इसको देखते हुए तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन क्या है कि देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम सच एज GDP, GNP, NNP, NI एंड PI विच एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि डिपेंड कर होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट मैंने बताया था किस तरह से समझा जा सकता है, या तो अगर हम मार्केट प्राइस को ले लेते हैं एक जगह, और जो अभी हमारी GDP यानी जो कंट्री के अंदर एक साल में पैदा होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको एक जगह काउंट कर लेते हैं। तो GDP एट अ मार्केट प्राइस इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक डोमेन with the value with the available resources during a year। तो अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अगर एक कंट्री हासिल करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और उसका अमाउंट भी मालूम करती है, तो ये इसका GDP कहलाएगा। तो GDP है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो ओवरऑल एक कंट्री एक साल में अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, उनको काउंट कर रहा है। अगर कंट्री से बाहर जो उसी कंट्री की सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर उनको भी काउंट कर लेती है तो वो GNP बन जाता है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो P स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ क्वांटिटी, Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो है GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो GDP इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Q, यानी प्राइस को हम क्वांटिटी से, डिमांड से मल्टीप्लाई, क्वांटिटी से और गुड्स एंड सर्विसेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें GDP हासिल हो जाएगा। GNP जैसे कि मैंने बताया कि GNP क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इसी तरह इसलिए इन्होंने कहा है कि रेजिडेंट्स की तरफ से प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये नहीं कहा कि कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, कंट्री के बाहर भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि रेजिडेंस ऑफ द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक जो है वो एयर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज एब्रॉड, यानी जिसके अंदर डोमेस्टिक और इसी तरह एब्रॉड को भी शामिल किया गया है। GNP is the value of goods and services that are country's citizens produce regardless of their location। लोकेशन को देखे बगैर, ये जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, अगर दूसरी कंट्री में फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी कंपनी है, उसकी दुबई में कोई ब्रांच है, वहाँ पे वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ से जो आने वाली आमदनी है वो आपकी GNP में शामिल होगी। C स्टैंड फॉर, इसकी इक्वेशन इस तरह से हम करेंगे, CIG X-M और NFIA। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, और G स्टैंड फॉर ग्रॉस। तो यहाँ पे आ जाता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और XIM मीन्स कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपने क्या करना है इसके अंदर कि GNP इसके अंदर इजिकल टू CIG और X-M प्लस NFIA, इन सब को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास GNP मालूम हो जाता है। यानी कंजम्पशन, कंट्री कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, और एक्सपोर्ट जो की जा रही होती है उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर लिया जाता है, यानी कि टोटल आमदनी देखी जाती है, ट्रेड बैलेंस जिसको हम कहते हैं, और फैक्टर्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसके अलावा जो हमें अब्रॉड से इनकम हासिल हो रही है इसको भी शामिल किया जा रहा है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई GNP की। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर हम मार्केट्स की वैल्यू को काउंट कर लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग द ईयर, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इन खाली से उसको दूसरी कंट्री से इनकम हासिल हो रही है, जिसके लिए वो क्या करेगी, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होगी GNP माइनस
डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस कर रहे हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो जो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं वो मशीनों से प्रोड्यूस हो रही हैं, और मशीनें क्या होती हैं, डेप्रिशिएट होती हैं, उनके अंदर कमी आती है। तो इसका मतलब हमारे एक्सपेंस भी आ रहे हैं। हम उस एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो कम हासिल होगी प्रोडक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, जीएनपी। फिर आ जाता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज द टोटल मनी इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड of a country from all possible sources before direct taxes. Therefore, personal income can be expressed as follows. Personal income क्या है कि एक कंट्री में काम करने वाले जितने भी लोग जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बदले में आमदनी हासिल कर रहे हैं, उन सबको एक जगह काउंट कर लिया जाए तो वो पर्सनल इनकम कहलाती है। पर्सनल इनकम बराबर है नेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और माइनस सोशल सिक्योरिटी। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कि फिशर की तरफ से जो है बनाई गई है, वो ये कहता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि कोई भी फंक्शन ऑफ मनी है वो क्या है, यानी मनी जो है वो क्या है, बेस करती है उसके फंक्शन के ऊपर, फंक्शन ऑफ मनी पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मनी जो है वो इज़ नीडेड नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो अपने फंक्शन पे डिपेंड कर रही होती है, और उसके फंक्शन में ये भी है कि वो उसके बदले में चीज़ हम हासिल कर रहे हैं, यानी पैसे देते हैं हम और गुड्स क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो ये उसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सचेंज करके, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके उसके बदले में आप पैसे हासिल कर रहे हैं, या पैसों को एक्सचेंज करके आप प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं। तो वैल्यू बनती है प्रोडक्ट की वजह से। तो मनी इज़ नीडेड फॉर नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनी जो है वो, उसका ज़रूरत नहीं है कि वो उसको अपने लिए, नीड इट फॉर नॉट फॉर इट्स ओन, सिर्फ ना सिर्फ अपने लिए बनाया जाए, बट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। जो है वो मनी जो है वो हासिल किया जाए नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मकसद उसका क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना। मनी इज समथिंग विच गिव्स रेडी कमांड ओवर थिंग एंड इज पास्ड ऑन sooner or later it's purchase in the purchase of real goods. According to this theory, purchasing power of money depends upon the quantity of money relatively to the amount of things to be purchased. तो इसीलिए मनी की परचेजिंग पावर को अगर हमें समझना हो तो हमें उसकी जो है वो मनी की क्वांटिटी को समझना पड़ेगा, जो कि जिससे जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहती है कि एम वी इज इक्वल टू, यानी एक तरह से देखा जाए तो मेन समरी ये है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, कि मनी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है उसकी सप्लाई के ऊपर। जितनी ज़्यादा मनी की सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, किसकी, मनी की। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बराबर है, इसकी इक्वेशन को अगर हम समझते हैं, एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम वी यानी जहाँ पे एम वी जो है वो एक एब्रीवेशन बना दी है, एम वी और वी पी टी। वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, एम यानी मनी सप्लाई, इज इक्वल टू बराबर है पी टी। पी यानी प्राइस और टी मीन्स टाइम। तो मनी की कह रहे हैं कि वेलोसिटी, मनी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बराबर है प्राइस और जो है वो टाइम। इसमें लिया हुआ भी है एम यानी वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, इट्स वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज वी, और वॉल्यूम ऑफ मनी यानी सप्लाई जो है वो क्या है, एम है। और ये क्या है आपका, टाइम है, और ये प्राइस है। तो प्राइस डिपेंड कर रही होती है मनी की सप्लाई और उसकी सर्कुलेशन के ऊपर। एक ये डायग्राम से इसको इस तरह से समझा जा सकता है, ये क्वांटिटी ऑफ मनी, हम इसको इस तरह लिख देंगे
और प्राइस लेवल इस तरफ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ इसमें लिखा हुआ है M1 M2 M3। सबसे पहले प्राइस P1 थी फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त जो है वो मनी सप्लाई क्या है, वो भी M1 है, इक्वल है दोनों। अब क्या हो गई, प्राइस थोड़ी बढ़ गई, 2 पे चली गई, तो M2 क्या हो गई, सप्लाई भी बढ़ गई है। अब अगर सप्लाई को हम कम कर दें M3 पे, और कम कर दें, जितनी पहले से इससे भी कम कर दें, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, P3 कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारी क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मनी सप्लाई के ऊपर प्राइस डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि और प्राइस की वजह से, और प्राइस डिपेंड कर रही होती है मनी की वैल्यू के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसकी सप्लाई की वजह से, और उसकी सप्लाई की वजह से मनी की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। अजम्पशंस क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी है, कि इसके अंदर क्या वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है या ट्रांजैक्शन कह लें। प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर, इसलिए पैसिव फैक्टर का है क्योंकि प्राइस डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर, यानी वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम या वेलोसिटी के ऊपर। और मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन एम एंड एम डैश, तो एक कांस्टेंट रिलेशन में, यानी मनी सप्लाई के अंदर एक कांस्टेंट रिलेशन आ रहा है। तो ये सब होनी चाहिए अजम्पशन, अदरवाइज ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इस पे अप्लाई पे, ये का जो ये लॉ है ये अप्लाई नहीं होगा इकोनॉमी के ऊपर। नंबर 3 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग में भी हम पढ़ रहे हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है। डोमेस्टिक ट्रेड ऑब्वियसली कि वो ट्रेड है, वो बिजनेस जो कि विद इन अ कंट्री किया जा रहा है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरीज में, होलसेल और रिटेल। होलसेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस, ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो कोई होलसेल नहीं आएगा, ये बनी बनाई प्रोडक्ट की बात हो रही है। मैन्युफैक्चर, जब मैन्युफैक्चर भी जाए वो क्या देगा, होलसेलर को देगा प्रोडक्ट, और होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाएगी। तो ये डोमेस्टिक ट्रेड है कि विद इन अ कंट्री जो है वो ट्रेड किया जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अदरवाइज मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली। नहीं, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री से बाहर सेल की जा रही है वो आपकी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ जाती हैं। और जो वो इंटरनेशनल ट्रेड की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है, कि किसी कंट्री के पास जो प्रोडक्ट नहीं है वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, और जिस कंट्री के पास एक प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उसको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कॉटन दुनिया भर में मशहूर है, तो कॉटन बहुत पैदा होता है, तो पाकिस्तान में कॉटन इंटरनल ट्रेड के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, और जो है वो जिन कंट्रीज़ में कॉटन नहीं है तो वहाँ पे भी जाता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ से कंट्री क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का एक डिफरेंस आ गया। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होंगे, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।